Good morning, student. Today we start our chapter number 11 is financial statement of a company. इसके पहले का जो चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो हमारा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें वाला चैप्टर हमारा डिलीटेड हो गया है. सो वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी. एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं. जो कंपनी का फॉर्मेट होता है उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है कि जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 हमें वो ही अप्लाई करना होता है. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. 11th क्लास में आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे वो स्टेटमेंट होते हैं ईयर के एंड में बिजनेसमैन ने जानना चाहता है कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है. तो ये प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ते हैं. और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए भी हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ती है. तो जो कंपनी अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और जो अपना बैलेंस शीट बनाती है ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं. मीनिंग देखेंगे हम इसको. फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू दोज डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स which describe the financial information related to business. जो बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करते हैं. These statement present the profitability and financial position of a business of a company. एक कंपनी के बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो हमको पता चलती है वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलती है और जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो हमको बैलेंस शीट से पता चलती है. These are prepared at the end of the financial year. In brief, financial statement present the summary of accounts of the business organization. According to Section 129 of Company Act 2013, financial statement will present true and fair view of position of a companies or companies. They will follow the accounting standard specified in Section 133 and will be in the format given in the Schedule 3rd. जो कंपनी एक्ट का शेड्यूल 3rd है उसमें जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ते हैं. मेनली फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ और बैलेंस शीट और सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड इनकम स्टेटमेंट. यानी हमने 2 में डिवाइड करा. इनकम स्टेटमेंट का मीनिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस और पोजीशन स्टेटमेंट का मीनिंग होता है बैलेंस शीट. तो इनसे मिलकर के हमारे फाइनेंशियल अकाउंट बनते हैं. अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्यों एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है. देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैश फ्लो. These information are helpful for different user for different transaction. Various objectives of financial statement can be noted briefly. अब हम देख रहे हैं पॉइंट से. फर्स्ट है नॉलेज अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं तो हमको ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी का नॉलेज होता है कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है या ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है कि बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ रहा है. इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. दे गिव इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल एंड एक्सपेक्टेड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमको ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उनका कितनी अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं. इफ़ अगर हम उनका इफ़ेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हायर शो होती है. थर्ड, हेल्पफुल इन एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज. हमको कैश का फ्लो पता चलता है. कैश का फ्लो का मीनिंग होता है कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो. इनफ्लो का मीनिंग कितना आ रहा है और कितना जा रहा है. तो हमको इससे पता चलता है कि कितना हमारा कैश फ्लो आ रहा है, हमारे पास टाइम टू टाइम कितनी कैश आएगी और कहाँ कहाँ पर हमको कितनी कैश यूज़ करना पड़ेगी. फोर्थ इज हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस.
जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमको कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। दैट मीन्स अगर हमने जो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं तो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन हम करंट ईयर से कर लेंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है, या कोई सेम स्ट्रक्चर वाला सेम वैल्यू वाला ऑर्गेनाइजेशन से हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर सकते हैं, या हम अपने सेम टू सेम कोई बिजनेस से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पोर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। हमको जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, इम्पोर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, उनका नॉलेज होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. On the basis of these activities, estimation about the success of the business can be made. To know the effect of operating profit of the organization, हमको पता चलता है कि कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि हमको बिजनेस को रन करने से, बिजनेस को चलाने से, बिजनेस की एक्टिविटी करने से हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो जितनी भी इसकी थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव से इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। ओनली 4 पॉइंट आपको लर्न करना है, तो ऑब्जेक्टिव के 4 पॉइंट आपको लर्न करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, वो है यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाती है कंपनी, यहाँ से अब जो भी हम बात करेंगे वो कंपनी से रिलेटेड करेंगे। अब हमारा पूरा कंपनी के एनालिसिस शुरू होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू होगा। तो एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करती है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूटिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट, प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दोज पार्टीज who have interested in the business find them very useful and important. Importance of financial statement can be understood from the following points. जैसे हमने ऑब्जेक्टिव देखा है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंस के भी बन जाएंगे। फर्स्ट है फॉर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को क्या पता चलता है कि इफ़ अगर बिजनेस हमारा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो शेयर होल्डर को पता चलता है कि अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी पोजीशन बता रहे हैं, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बता रहे हैं, तो शेयर होल्डर को नॉलेज होता है कि उनको कितना डिविडेंड मिलेगा। बिकॉज शेयर होल्डर इज़ अ रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, और वो इंटरेस्टेड होते हैं। जब हम किसी कंपनी के ऑनर होते हैं या हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर होते हैं तो हमको इंटरेस्ट होता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है। डिटेल देखेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स are real owners of the company. They are interested in the profits of the company. From the financial statements, shareholder gain information about profitability, capacity, financial capability and administrative efficiency. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शेयर होल्डर को पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी क्या है। तो शेयर होल्डर को ये सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर डिबेंचर होल्डर, हमने शेयर और डिबेंचर के दोनों चैप्टर कर लिए। हमको पता है कि जो बिजनेस होता है कंपनी का, तो कंपनी फंड इकट्ठा करने के लिए शेयर और डिबेंचर इशू करती है। तो जो शेयर इशू करती है, तो शेयर होल्डर जो इक्विटी वाले होते हैं वो ऑनर होते हैं, और डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है। फॉर डिबेंचर holders can assist the safety of receiving interest and payment on redemption of debenture. By comprehensive study of financial statement of a company, we can assess long-term solvency of the organization. डिबेंचर होल्डर ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो कंपनी को एज ए लोन दिया है तो वो कितने सेफ है और क्या कंपनी की सॉल्वेंसी कैपेसिटी है। सॉल्वेंसी कैपेसिटी का मीनिंग होता है अपने डेब्ट्स देने की कैपेसिटी। फॉर इन्वेस्टर्स, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पीपल इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टमेंट कैन गेट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिविडेंड, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स,
एक्चुअल एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा। इन्वेस्टर्स को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एम्प्लॉयज़, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ इज लिंक इनटू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सैलरीज, बोनस ऑफ द एम्प्लॉयज़, फैसिलिटीज ऑफ लेबर वेलफेयर एक्सेट्रा, linked to profitability and productivity of the company. For information of these financial statement are useful for the employees. तो employees को इससे पता चलता है कि उनको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो उनको नॉलेज होता है कि उनकी सैलरी, कमीशन, बोनस उनको कितना मिलेगा। तो ये आपको ऊपर के 4 पॉइंट लर्न करने। इसमें बैंकर्स का भी दे के रखा है, गवर्नमेंट का, सेबी का, क्योंकि जो भी बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ही डिसीजन लेती है। जैसे बैंक है तो जो बैंकर्स होते हैं, जो बैंक कंपनी को लोन देती है, वो भी इंटरेस्टेड होती है कि हमने जिस कंपनी को लोन दिया है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो जो डेब्ट्स हमने दिया है वो उनकी रीपे करने की क्या कैपेसिटी है। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट वेरियस टैक्स इम्पोज करती है बिजनेस पर, तो उनको भी नॉलेज हो जाता है कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। तो हमको यहाँ से एनी 4 में लर्न करना है। नाउ वी स्टार्ट लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया कि क्यों एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। इम्पोर्टेंस देख लिया कि शेयर होल्डर को क्या इससे यूटिलिटी है, डिबेंचर होल्डर को क्या है, बैंकर्स को क्या है, सेबी को क्या है, एम्प्लॉयज़ को क्या यूटिलिटी होती है जब एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। अब कुछ लिमिटेशंस होती है। Limitations of financial statement can be known from the following points. First, lacks precision. Fact and figures of financial statement can't be presented with high precision. यानी कि जो सिर्फ हम यहाँ पर सिर्फ अमाउंट में डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन को, तो यहाँ पर हमारी प्रिसीजन का लेक होता है। यानी कि अगर हमारे गुड्स की क्वालिटी, हमारी मार्केट वैल्यू, गुडविल, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ये सारे पॉइंट हमारे इग्नोर हो जाते हैं। सेकंड, ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड। सिर्फ हम मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन ओनली मॉनेटरी फैक्ट्स, whereas business is also affected by non-monetary factors, hence correct position of the business is not presented. तो हमको करेक्ट पोजीशन शो नहीं होती है। थर्ड, बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो पास्ट इवेंट के बेस पर बनते हैं, क्योंकि जो हमारा पूरे ईयर में हुआ है, जो हमने जनरल करा है, जो हमने लेज़र करा है, जो हमने ट्राइबलनेस मेंटेन करा है, तो जो जो ट्रांजेक्शन हमारे पूरे ईयर में हुए हैं, जो पास्ट में हुए, उन्हीं पे के बेस पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट, क्योंकि हमारे पास्ट इवेंट पर बेस्ड होते हैं। फोर्थ, विंडो ड्रेसिंग। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। यानी जो हम एक कंपनी जो अपने अकाउंट्स बनाती है वो इस हिसाब से बना देती है कि जो एक्ट के रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देती है। दैट कैन ऑल्सो सेटिस्फाई द ऑडिटर्स। ड्यू टू दिस इंस्टिंक्ट ऑफ रियलिटी देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। तो हो सकता है कि रियलिटी को हम विंडो ड्रेसिंग यानी छुपा देते हैं। हम अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इस तरीके से बनाते हैं कि कंपनी के एक्ट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए और ऑडिटर्स उससे सेटिस्फाई हो जाए। तो ये एक लिमिटेशंस हो गई है विंडो ड्रेसिंग, यानी हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डाटा है उनको एक तरीके से विंडो ड्रेसिंग यानी सजा के प्रेजेंट कर देते हैं। फिफ्थ, लिमिटेड स्कोप। देयर इज़ वाइड इफेक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इवेंट्स ऑन द बिजनेस, but no entry is made for them in financial statement because only financial record are made in this, hence its scope is very limited। तो इसका स्कोप क्या होता है? लिमिटेड होता है। वाइड स्कोप होते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताते हैं हमको? फाइनेंशियल रिकॉर्ड बताते हैं, तो इनका स्कोप लिमिटेड होता है। तो एनी 4 लिमिटेशंस आपको यहाँ पर लर्न करनी है। अब इस चैप्टर में मैंने आपको मीनिंग बता दिया, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, एडवांटेजेस बता दिए, यूटिलिटी बता दी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इतनी थ्योरी में से आपकी कोई सी थ्योरी एग्जाम में आ जाती है। अब इस चैप्टर का जो बेस है
वो है फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। तो ये फॉर्मेट, क्योंकि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 में जो प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया है उसी के जैसी होती है, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी तक हमने पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनाई, तो हमने चाहे तो बिल्डिंग ऊपर लिख दी, फर्नीचर नीचे लिख दिया, स्टॉक कहीं पर लिख दिया, लेकिन जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसका पूरा एक अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 6 पार्ट 1 एक पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। तो आप लोगों को मैं फॉर्मेट समझा रही हूँ, बुक से समझा रही हूँ, आपकी राठी की बुक में जो दे करके रखा है फॉर्मेट। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा बेस्ड है, ये जो इतनी थ्योरी मैंने बताई है ये आप लर्न कर लीजिए, प्लस आप फॉर्मेट लर्न कर लीजिए। तो फॉर्मेट हम एक मेन फॉर्मेट पढ़ेंगे, प्लस हम फॉर्मेट पढ़ेंगे विद डिटेल। तो जब आपने मेन फॉर्मेट के साथ में डिटेल लर्न कर ली तो आपका ये चैप्टर पूरा 5 मार्क्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम बुक की ओर में से अपना फॉर्मेट लर्न करेंगे और उसको रीड करेंगे। नाउ वी स्टार्ट आवर फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। ये फॉर्मेट आपको दे करके रखा है बुक में। यहाँ पर देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 सेक्शन 1 to 9 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट। Particular note number, figures at the end of the current reporting period, figures at the end of the previous reporting year। यानी यहाँ पर हमारे जो करंट ईयर के आएंगे और यहाँ पर हमारे प्रीवियस ईयर के डाटा आएंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये हमारा जो पहला हेड होता है, यानी ये हमारी लाइबिलिटी साइड है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में हमारे 4 मेन हेड होते हैं। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज, फोर्थ करंट लाइबिलिटीज। अब जैसे शेयर होल्डर फंड है तो शेयर होल्डर फंड में 3 हमारे हेड होते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सेकंड में हमारा कोई सब हेड नहीं होता है। थर्ड में नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, सी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, डी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फोर्थ करंट लाइबिलिटीज में ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बी ट्रेड पेबल्स, सी अदर करंट लाइबिलिटीज, डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और यहाँ पर हमारे टोटल आ जाती। अभी हम सिर्फ मेन हेडिंग समझ रहे हैं। अब इसमें भी शेयर कैपिटल को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में भी क्या आता है हमारा इंक्लूड होता है वो हमको पढ़ना है, पर ये हमारा मेन हेडिंग से हम अपने फॉर्मेट को अभी पढ़ रहे हैं। अब असेट साइड, जो हमारी असेट साइड होती है, तो असेट साइड में हमारे 2 हेड होते हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स में फर्स्ट आता है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में फर्स्ट टेंजिबल असेट्स, सेकंड इंटेंजिबल असेट्स, थर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फोर्थ इंटेंजिबल असेट्स अंडर द डेवलपमेंट। बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, सी डेफर्ड टैक्स असेट्स, डी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ई अदर नॉन करंट असेट्स। तो ये हमारे नॉन करंट असेट्स का फॉर्मेट हो गया। अब हमारा करंट असेट्स में आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। तो ये पूरा फॉर्मेट आपको लर्न करना है। अब मैं आपको फॉर्मेट की डिटेल्स बताऊंगी कि जो फॉर्मेट में क्या क्या आता है। जो हमने हेड अभी पढ़े हैं उन हेड को हम डिटेल में देखेंगे। तो ये पूरा चैप्टर आपका बुक से ही हो जाएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वेरी IMP है, और जितना जितना मैं आपको इसमें बोल रही हूँ उतना उतना आपको लर्न करना है। इस चैप्टर का जो मेन फोकस है वो फॉर्मेट को विथ डिटेल लर्न करना ही है। एक्सप्लेनेशन ऑफ आइटम्स ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। हम इक्विटी और लाइबिलिटी साइड के आइटम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारा इक्विटी और लाइबिलिटी में जो हमारा फर्स्ट हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या है?
A company will disclose the following in the notes to accounts for each class of share capital. तो सबसे पहले हमको बताना पड़ता है इसी को जो यहाँ पर लिखा है ये आप लोगों को रीड करना है, और ये जो शेयर कैपिटल का आपको ये वाला पूरा लर्न करना है कि एक कंपनी की शेयर कैपिटल में क्या आता है। तो शेयर कैपिटल में अथोराइज कैपिटल आती है, शेयर्स ऑफ रुपीज़ इतना, यानी कि कंपनी के इतने शेयर्स है और इतने रुपीज़ वाले हैं, ये अथोराइज कैपिटल है। अथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जितनी उसकी मैक्सिमम सेबी से परमिशन मिलती है, उससे ज़्यादा की शेयर कैपिटल एक कंपनी इशू नहीं कर सकती है। तो ये हो गई हमारी अथोराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है जितनी कंपनी ने अभी तक कैपिटल इशू कर दी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज़ ईच, यानी इतने नंबर ऑफ जितने शेयर्स के नंबर से और कितने रुपीज़ वाले हैं वो। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब का मतलब है कि हमको कितने के लिए एप्लीकेशन मिल गई है, और फुल्ली पेड अप का मतलब है कि कितने शेयर्स पर हमको फुल अमाउंट रिसीव्ड हो गई है। तो ऐसे शेयर जो सब्सक्राइब हो गए हैं और फुल्ली पेड अप हो गए हैं वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। जितने शेयर जितने वाले होंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप का मीनिंग होता है कि सपोज अभी फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल बची हुई है, तो वो हमारे ऐसे शेयर जिन पर अभी पूरा कॉल्ड अप नहीं हुआ है, पेड अप नहीं हुआ है, तो वो हमारे आते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। लेस कॉल इन एरियर्स, अगर कोई शेयर होल्डर ने कोई अमाउंट नहीं दी है तो वो हमारी कॉल इन एरियर्स होती है। ऐड करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो हमने कोई शेयर फॉरफिटेड कर लिए हैं तो उन पर जो हमको अमाउंट हमने फॉरफिटेड करके रखी हुई है फॉरफिटेड अकाउंट में वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो ये पूरा आपको जो टेबल है ये पूरी टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे वो भी हमारे इसी बेस पर बनेंगे। बी है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। कौन कौन से हमारे रिजर्व और सरप्लस यहाँ पर आते हैं, तो आपको अपनी कॉपी में कंपनी का फॉर्मेट बनाना है प्लस आपको उसकी डिटेल लिखना है, क्योंकि बुक में से अगर आप उसको लर्न करने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं लायबिलिटी साइड, तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में सिर्फ आपको ये लिखना है, तो इतना लिखिए और इतना लर्न कीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने मैं आपको बता रही हूँ उतने रिजर्व आपको याद करना है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व, इतने आपको लर्न करना है। और सरप्लस इन बैलेंस शीट ऑफ स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में अगर सरप्लस है तो इतना बस। अदर रिजर्व है अदर रिजर्व करना है, ये आपको यहीं तक करना है। तो इतने रिजर्व आपको यहाँ पर लर्न करना है। तो हमारा शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस हो गया है। अब हमारा आता है सी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स आर issued to promoters and other individuals. Share warrants are like share capital, hence they are included in shareholder fund. जैसे हमने कोई कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई हमने प्रमोटर्स को, अंडरराइटर्स को कोई इशू करें तो वो वाले शेयर्स हमारे शेयर कैपिटल में शो होना चाहिए। डिविडेंड आर नॉट पेड ऑन शेयर वारंट्स बिकॉज दे हैव नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू शेयर टिल द स्पेसिफाइड डेट ऑफ द बैलेंस शीट, दे आर शोन सेपरेट, तो हम उनको सेपरेटली शो करते हैं। तो ये इसमें आपको यहाँ से लेकर के शेयर कैपिटल यहाँ तक लर्न अपनी कॉपी में शॉर्ट करके लिखना है। तो शेयर होल्डर फंड के तीनों हमारे कंप्लीट हो गए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर मॉर्गेज। अब हमारे हैं थर्ड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ऐसी शेयर एप्लीकेशन जिनका अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है, क्योंकि जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट को ज़रूरी नहीं है कि शेयर पूरे अलॉट हो गए हैं। इफ कंपनी हैज़ रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी but allotment is not completed till the date of the balance sheet, then application money received
दिस वे इज कंसिडर्ड टू बी अ लाइबिलिटी एंड इट विल बी शोन अंडर दीज हेड बट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द पेड अप कैपिटल। तो हम उसको, अगर अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है तो हम उसको शेयर कैपिटल वाले हेड में शो नहीं करेंगे, हम उसको शेयर कैपिटल मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में शो करेंगे। अब है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग विल बी क्लासिफाइड एज अंडर बॉन्ड एंड डिबेंचर, टर्म लोन फ्रॉम बैंक फ्रॉम अदर पार्टीज, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस, अदर लोन एंड एडवांसेस। बस जितना मैंने बोला उतना आपको टिक करके लर्न करना है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। जनरली अकाउंटिंग इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। जो हमारी अकाउंटिंग इनकम अलग होती है और टैक्सेबल इनकम जिस पर कि टैक्स देना है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अराइज व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम। जब हमारी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होती है और हमारे टैक्सेबल इनकम से। तो इतना आपको यहाँ तक इसको लर्न करना है। सी है हमारा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज शैल बी क्लासिफाइड एज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मीनिंग होता है बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। ये आपको याद करना है। ट्रेड पेबल्स कहाँ शो होते हैं? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में। और अदर्स अगर हमारे लॉन्ग टर्म वाले हैं तो ऐसे क्रेडिटर और ऐसे बिल्स पेबल जिनको हमको लॉन्ग टर्म में पे करना है। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, द अमाउंट शैल बी क्लासिफाइड एज प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट अदर्स। तो ये आपको दोनों लर्न करना है, ये भी दोनों सी और डी में। करंट लाइबिलिटीज, फर्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग शैल बी क्लासिफाइड एज लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक फ्रॉम अदर पार्टीज। अगर हमने किसी बैंक से किसी अदर पार्टीज से कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो वो हमारा कहाँ शो होगा? शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग में। लोन एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज, अगर हमने कोई रिलेटेड पार्टीज से कोई लोन लिया है। डिपॉजिट्स अगर हमने कोई दिए हैं किसी को। अदर लोन एंड एडवांसेस। तो जितना मैंने इसमें बोला है उतना आपको लर्न करना है। अब है डी है हमारा ट्रेड पेबल्स। बी, अ पेबल शैल बी क्लासिफाइड एज ट्रेड पेबल्स इफ इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ड्यू on accounts of goods purchased or services received in the normal course of business. It includes creditors and bills payable. Trade payables में creditor और bills payable. Other current liabilities में जो आपको लर्न करना है, जितना मैं टिक करवा रही हूँ, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म, इंटरेस्ट एक्रूड, बस यहीं तक करना है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये लेना है। अनपेड डिविडेंड, ये वेरी आईएमपी है। अनपेड डिविडेंड याद रखना है कहाँ आता है। इतने आपको इसमें लर्न करना है। अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट और अदर पेबल्स लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये आउटस्टैंडिंग, अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट, ये सारा जितना टिक है ये आपको यहाँ पर लर्न करना है। अब हमारा है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, these are classified as under first provision for employees benefit, जो भी हमने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए प्रोविजंस बनाए। अदर्स स्पेसिफाई नेचर, प्रपोज्ड इनकम वेरी आईएमपी, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये पूरा आईएमपी है। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा करंट लायबिलिटीज़ के डी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में शो होंगे। इस तरीके से आपको, अगर आप लोग सिंसियरली पढ़ रहे हो और अगर साथ साथ में अगर आप लोगों का वर्क चलना चाहिए, तो आपको आज के डे में ही फॉर्मेट और लायबिलिटी साइड लर्न करनी है विथ डिटेल, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम असेट साइड को पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को लायबिलिटी साइड क्लियर हो जाना चाहिए।